बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी क्रिकेट और पाकिस्तानी सियासत में मुताबिकत हमें देखने को मिलती है और कई दहाइयों से देखने को मिलती है। जिस तरह क्रिकेट में उतार चढ़ाव आते हैं, उसी तरीके से पाकिस्तानी सियासत में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। पाकिस्तानी सियासत के अंदर आपका मुकाबला अगर छोटे हरीफ के साथ है तो उसी से आपको हरवाया जाता है और फिर आपकी शोहरत के ऊपर कदगन लगाई जाती है, और अगर आपका मुकाबला किसी बड़े हरीफ के साथ है तो उसी हरीफ से आपको जितवाया जाता है और आपकी सियासत में मकबूलियत की औजे सुरैया तक आपको पहुंचाया जाता है। पाकिस्तानी क्रिकेट में भी ऐसा ही है, जहां पे आपके तमाम दरवाजे बंद हो जाएं, आपको उम्मीद तक ना रहे और क्रिकेट के पंडित आपके बारे में यह राय रखना शुरू कर दें कि पाकिस्तानी टीम अब सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकती, तो इसी असना के अंदर एक मजबूत टीम जो है वो नीदरलैंड से हारती है और पाकिस्तान के इम्कानात रोशन हो जाते हैं। हम तारीख राहों से वापस आते हैं, हम जो वापसी की टिकट कंफर्म कर रहे होते हैं, हम सेमीफाइनल की टिकट कटवा बैठते हैं और इसी तरीके से शायकीन क्रिकेट के चेहरे हैरान, परेशान और हैरत ज़दा रह जाते हैं, अंगुश्ते बदन्ना होते हैं कि ये हो क्या गया। इसी तरीके से पाकिस्तानी सियासत के अंदर भी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलता है कि पाकिस्तानी सियासत में आपका मुकाबला जिस हरीफ के साथ है वो हरीफ कब मजबूत हो जाएगा और कब मजबूती उसकी कमर तोड़ के रख देगी, आपको इसका अंदाजा ही नहीं होता। यहां पे बैठ के सियासी पंडित जो राय रखते हैं, कुछ ही दिनों के बाद वो तमाम मंजरनामा तब्दील हो जाता है। मौजूदा सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से सियासी पंडित ये राय रखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सफर है वो इख्तिताम पजीर हो चुका है, इनके ऊपर सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, इन्हें कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनके लिए उम्मीद के दिए रोशन है। उनके नजदीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से बरसर इक़्तिदार आएगी और ज्यादा मजबूती के साथ आएगी। उसी तरीके से जिस तरीके से पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट को यह उम्मीद थी कि अफ्रीका जो है वो नीदरलैंड से हार जाएगा या जिम्बाब्वे इंडिया को हरा देगा और इसी तरीके से पाकिस्तान सेमीफाइनल के अंदर दाखिल हो जाएगा, और क्रिकेट के पंडित इसके ऊपर राय कुछ और रखते थे। वो ये समझते थे कि क्या अफ्रीका लूली लंगड़ी टीम है कि जो नीदरलैंड से हार जाएगी। तो मंजरनामा आपके सामने है। बात का आगाज करता हूं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वजीर आजम ने की थी पहले, और उसमें उन्होंने फुल कोर्ट तश्कील देने का मुतालिबा किया था और इस बारे में यह लिखा था कि मैं खत भी लिखूंगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए, ऐसा कमीशन बनाया जाए जिसके ऊपर कोई भी हर्फ ना आए और जिसको तमाम मिन्नों तस्लीम कर ले, जिसको आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने सराहा। और उनका यह कहना था कि ये उनका जो इस वक्त फरमान है वो खुश आइंद है। अगर हुकूमत जुडिशल कमीशन की तरफ जाती है तो हम हुकूमत का ये इकदाम सराहते हैं और हम मिन्नवन उसको तस्लीम भी करते हैं। उसके बाद पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो मुख्तलिफ बातों को उठाते हैं। वो ये कहते हैं एक गोली लगी, दो गोलियां लगी, तीन गोलियां लगी, चार गोलियां लगी, फिर पता नहीं गोली गाल को छू के गुजर गई, गाल का उसने बोसा लिया, गोली कहीं और पे लगी और खून कहीं और से निकला। आप मुअज़्ज़ज़ हैं, आप मोहतरम हैं, आपके मुंह पे सुन्नत रसूल के मुताबिक दाढ़ी भी है, आपकी पगड़ी मौलाना सलामत रहे। जब 2011 में आपके ऊपर बम धमाके का अटैक हुआ था तो सोचिए कि क्या आपके किसी सियासी मुखालिफ ने आपके बारे में ऐसी राय कायम की थी जो आज बैठकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को इस बारे में इल्जामात में तनकीद का निशाना बनाते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में है, वजीर आला इनका इत्तेहादी है, उसी की हुकूमत के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की रैली के ऊपर हमला होता है, वो जख्मी होते हैं तो जवाब दे वफाकी हुकूमत नहीं पंजाब हुकूमत है। तो मौलाना 2011 में जब आपके ऊपर हमला हुआ था, उस हमले की मजम्मत चारों अतराफ से आई थी। आपके हमले के ऊपर किसी ने उसे ड्रामा करार नहीं दिया था, किसी ने उसकी तज़हीक नहीं की थी, किसी ने उसके ऊपर जुमले नहीं कसे थे, बल्कि आपकी हिमायत में पूरा पाकिस्तान खड़ा था और हर पाकिस्तानी की जबान पर यही था कि 100 सियासी इख्तलाफ हो लेकिन इस तरह के हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। उस वक्त आप ये देखिए कि किसकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अंदर थी, अवामी नेशनल पार्टी की, लेकिन आपने अवामी नेशनल पार्टी को उसका जिम्मेदार नहीं ठहराया। उस वक्त की अखबारात उठा के देख लें, उसकी शह सुर्खियों के अंदर क्या तहरीर दर्ज थी। आपके ही मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी अमेरिका की CIA के ऊपर इल्जाम धरते हैं और साथ ही साथ
हुकूमत पाकिस्तान को उसका जिम्मेदार करार देते हैं। आप इल्जाम धरते थे कि अमेरिका को आपने पाकिस्तान के अंदर इतनी खुली आजादी दी और वफाकी हुकूमत ने दी कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऐसा सानिहा पेश आया कि जिसमें मुल्क की मायानाज सियासी शख्सियत के ऊपर हमला होता है। बैक टू बैक 2011 में आप पे 2 हमले हुए, 2014 में भी आप पे हमला हुआ, आप तमाम हमलों में बच निकले और खुदा का शुक्र अदा किया पाकिस्तान की आवाम ने, पाकिस्तानी सियासी लीडरशिप ने, कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी हिजानी कैफियत नहीं पैदा हुई जिसका मोर्द इल्जाम पता नहीं किसे ठहराया जाता और पाकिस्तान खाना जंगी का शिकार ना हो जाता। मौलाना साहब, आज भी बैठ के आपने ये बात की कि बम के टुकड़े तो होते हैं, गोलियों के टुकड़े नहीं होते। फोरेंसिक करवाइए, उस फोरेंसिक में आप तक ये भी हकायक पहुंचेंगे कि गोली कितनी रफ्तार से चलती है और उसका दौरानिया अगर ज्यादा दूर हो तो वो कौन सी साख्त इख्तियार कर जाती है। अगर गोली लकड़ी के साथ टकराए तो उसके असरात क्या होते हैं, और अगर गोली लोहे की चादर को पार करके जाए तो फिर उसके असरात क्या होते हैं। उसका फासला कितनी दूर से हो तब उसके असरात क्या होते हैं, और अगर करीब से चलाई जाए तो फिर किस तरीके से उसके असरात होते हैं। गोली जब लोहे की चादर को चीरती है तो कितने हिस्सों में तकसीम होती है। आपने ये बात की, अताउल्लाह तारड़ ने भी आके ये बात की कि पहले गोली एक टांग में लगी, फिर दोनों टांगों के ऊपर आपने पट्टियां करवा ली। तो आप ये भी मुलाहिजा कीजिए कि एक टांग चेयरमैन पीटीआई सीधी रख के बैठते हैं, दूसरी टांग को नीचे झुकाया होता है। तो उसका मतलब क्या है कि एक टांग जिसमें गोलियां पैवस्त हुई और दूसरी टांग जिसमें जर्रात पैवस्त हुए, उन दोनों टांगों की साख्त मुख्तलिफ है, वहां पे जख्म मुख्तलिफ है, जख्मों की नौयत मुख्तलिफ है, उसकी ट्रीटमेंट मुख्तलिफ तरीके से हुई है। मेडिको लीगल के ऊपर आपने तहफ़्फ़ुज़ात उठाए और आपका यह कहना था कि अगर आधे घंटे का फासला हो सरकारी अस्पताल से और आप 3 घंटे बाद सरकारी अस्पताल में पहुंचे तब भी आपकी एफआईआर कमजोर होती है, तो आप तो वहां से चल के लाहौर तक आ गए। तो चेयरमैन पीटीआई ये राय रखते हैं कि जिस जगह पर मुझ पर हमला हुआ, सिक्योरिटी ब्रीच हुई, उस सिक्योरिटी ब्रीच के बाद मैं किस तरीके से एतमाद करते हुए सरकारी अस्पताल में चला जाता, फिर उसके बाद वहां पे भी लूप होल पैदा होते हैं। आपके मुताबिक जिस रेस्क्यू एहलकार ने आपको रेस्क्यू किया, फर्स्ट एड मुहैया की, उसके मुताबिक एक जख्म है। तो खुदा के लिए वो 2 बयानात भी देख लें। तफरीक वहीं से पैदा होती है, इबहाम वहीं से जन्म लेते हैं कि उसी रेस्क्यू एहलकार के 2 बयानात मंजर-ए-आम पे हैं। एक बयान के मुताबिक मैं जब हमले के फारी बाद आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं तो लोगों का इतना हुजूम होता है कि मैं आगे बढ़ नहीं पाता, मैं उन तक पहुंच नहीं पाता। इसी असना में उन्हें कंटेनर से नीचे लाया जाता है और गाड़ी में मुंतकिल कर दिया जाता है। मैंने उनके जख्म नहीं देखे, मुझे नहीं पता कि गोलियां लगी हैं या नहीं लगी, जख्म किस नौइयत के हैं, मैं उन तक पहुंचा ही नहीं। फिर उसी रेस्क्यू एहलकार का दूसरा बयान भी सामने आता है जिसके मुताबिक मैं कंटेनर की छत पे खड़ा होता हूं, मैं उनके पास जाता हूं, उन्हें फर्स्ट एड मुहैया करता हूं, एक टांग के ऊपर उन्हें हल्का सा जख्म होता है, मैं वहां उनके पट्टी करता हूं और उसके बाद उनके लोग जो है मुझे पीछे हटा देते हैं और फिर चेयरमैन पीटीआई को कंटेनर से नीचे से गाड़ी में और गाड़ी से फिर लाहौर में मुंतकिल कर दिया जाता है। ये जख्म उनके बाद में कैसे बढ़े इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं। ये बयानात में तजाद इबहाम पैदा करता है। अब तक एफआईआर का ना होना क्या पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी है या वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है? बयानात तब्दील हो रहे हैं, रोजाना की बुनियाद के ऊपर मुहर्रिकात तब्दील हो रहे हैं। अभी तक तहकीकात की मुख्तलिफ जावियों से आगाज होना और उसका मंतकी अंजाम तक ना पहुंचना बहुत से सवालात को जन्म देता है। इस वक्त जो सियासी पंडित ये राय रख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की कहीं पर डील हुई है और जो ये राय रख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दिन अच्छे शुरू होने वाले हैं, तो मुझे बहुत से शुबहात जन्म लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल के दिन पीटीआई के चेयरमैन के ऊपर जो पेमरा ने पाबंदी आयद की और फिर वफाकी हुकूमत ने आधे घंटे के ही दौरान वो पाबंदी अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए उठवा ली, उसके पीछे के हकायक भी मंजर आम पे आने चाहिए।
हकायक क्या है कि पीबीए का प्रेशर पड़ा कि अगर आपने पाबंदी लगाई तो ये तमाम की तमाम तकारीर जो है वो सोशल मीडिया पर चली जाएंगी और सोशल मीडिया के ऊपर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आप उसको रोक सकें। एफआईए बेशुमार कार्रवाइयां भी कर ले, लेकिन उस सब के बावजूद आप कहीं ना कहीं पर उस वीडियो को खुद अवाम तक पहुंचाने के मजाज हो जाएंगे। इसलिए यह पाबंदी को उठा लीजिए। अगर ये पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी मीडिया के ऊपर या कौमी मीडिया के ऊपर चलती हैं तो कहीं ना कहीं इस पे म्यूट लगा के इसको रोक के चलाया जा सकता है, वो आपके हक में जाएगी। पाबंदी को उठा लीजिए। इसी वजह से वो पाबंदी उठी कि ये तमाम की तमाम जो ऑडियंस है ये सोशल मीडिया के ऊपर कन्वर्ट ना हो जाए, जिसे फिर रोकना मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि आईजी और सीसीपीओ का मामला क्या पंजाब हुकूमत के बस की बात है? आईजी आज खुद ये दरखास्त करते हैं कि मेरी खिदमात जो है वो विफाक फौरी तौर पे वापस ले ले। सीसीपीओ को हटाने के अहकामात विफाकी हुकूमत जारी कर देती है। इस सब के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जो मैकेनिज्म, अपनी जो स्ट्रेटजी में तब्दीली लाई है वो ये है कि 10 से 14 दिन के दौरान ये तमाम तर जो धरना है और ये लॉन्ग मार्च जो है ये रावलपिंडी तक पहुंचेगा और इसको वेलकम करने के लिए चेयरमैन पीटीआई खुद रावलपिंडी में मौजूद होंगे, जिसकी तस्दीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर फवाद हुसैन चौधरी साहब कर चुके हैं। उनका यह कहना है कि ऐसा नहीं होगा कि लॉन्ग मार्च पहले पिंडी पहुंचेगा और फिर बाद में पीटीआई के चेयरमैन पिंडी पहुंचेंगे। उनका यह कहना था कि लॉन्ग मार्च के पहुंचने से पहले पीटीआई चेयरमैन खुद पिंडी के अंदर मौजूद होंगे और इस्तकबाल करेंगे। अभी वफाकी हुकूमत जो प्लानिंग कर रही है कि एफसी को भी वापस बुला लिया गया, रेंजर्स को भी वापस बुला लिया गया, इस्लामाबाद की नफरी भी मजीद बढ़ा दी गई, सिंध पुलिस को भी बुला लिया गया और एक हिदायतनामा जारी कर दिया गया इस्लामाबाद पुलिस को और इस्लामाबाद की आवाम को कि आपको मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि यहाँ के हुकूक मजरू हों, यहाँ के किसी शहरी को आज़ादाना ज़िंदगी और नकलो हमल में मुश्किलात पेश आएँ, तो इसलिए आपको 2 हफ्ते मजीद मुश्किलात में गुजारना पड़ेंगे किसी भी बड़े सानहे से बचने के लिए। इसलिए हमने पुलिस की भारी नफरी इस्लामाबाद में तैनात कर दी है और नकलो हमल को महदूद कर दिया है। दूसरी तरफ फजलुर रहमान साहब का यह कहना कि जमीन अभी भी गर्म है, आपके तलवे इस गर्म जमीन को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो मौलाना साहब जो विक्टिम है, विक्टिम को ब्लेमिंग करना छोड़िए, विक्टिम के साथ कहीं ना कहीं पर तो हिमायत कीजिए। एक तरफ वजीर आजम आके कुछ और ऐलान करते हैं, फिर उनके मुशीर, उनके वफाकी वजीर, उनके इत्तेहादी आके आग लगाने की कोशिश करते हैं। मामलात किस नहज पे हैं, किस समत को हैं, किसी को कोई अंदाजा नहीं। अभी तक वफाकी हुकूमत का जो रवैया है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को मजीद रोकने, नुकसान पहुंचाने के दर पे दिखाई देता है। इस वजह से कि बयानात हमें इन खदशात का इजहार करते दिखाई दे रहे हैं। बयानात को महदूद करना होगा, अल्फाज का चुनाव महदूद करना होगा, बीच का रास्ता निकालना होगा। खुदा के लिए ये वही वक्त है कि जब आप बीच का रास्ता निकाल सकते हैं, जब इस आग को मजीद हवा देने से रोका जा सकता है, जब चिंगारी को भड़कने से रोका जा सकता है। बसूरत दीगर इस आग की लपेट में आप भी आएंगे, आपका मुखालिफ भी आएगा, हर आम पाकिस्तानी भी आएगा। तो पाकिस्तानियों के लिए सोचिए, जिनके आप पे सर पे सियासत करते हैं, जिनके लिए सियासत करते हैं और जिनके नाम पे सियासत करते हैं, जिनके नाम पे सियासत हो, अगर माहौल में कशीदगी पैदा होना शुरू हो जाए तो उनकी हिमायत हासिल करने का भी बेहतरीन मौका होता है कि आप अपने मुखालिफ के कारकुनान की हिमायत हासिल कर लें। ये आपके पास बेहतरीन मौका है। मजीद मुतरफ़र करने से आवाम को बचा लें, पाकिस्तान की सालमियत को बचा लें, पाकिस्तान की हैसियत को बचा लें, पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को बचा लें और अपनी रही चुकी सियासी बसीरत और सियासत को बचा लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।